हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट इकोसिस्टम से संबंधित 10 क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो क्वेश्चन कुछ रहेगा, 5 क्वेश्चन आपका क्या है प्रीवियस रहेगा और 5 क्वेश्चन जो है वो क्या रहेगा आपका करंट अफेयर से रहेगा, वो भी साल भर के अंदर वाला रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने यानी उसके प्रभाव में रहने से हानिकारक माना जाता है। तो ट्राइक्लोसन एक एजेंट है या फिर केमिकल बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है प्रसाधन सामग्री में डेली यूज वाला जो कुछ वस्तु होता है उसमें ये पाया जाता है, पाया किया जाता है, यूज किया जाता है। ट्राइक्लोसन क्या है? जीवाणुरोधी और कवक रोधी एजेंट होता है। पर इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों और प्रसाधन सामग्री में किया जाता था। ठीक है, ताकि बैक्टीरिया के विकास को रोका जा सके, कम किया जा सके। कर यह विशेष रूप से जीवाणुरोधी साबुन, टूथपेस्ट, दुर्गंधनाशक, माउथ वॉश और कुछ सौंदर्य प्रसाधनों में पाया जाता था। और हालांकि स्वास्थ्य पर इसके संभावित हानिकारक प्रभाव जैसे हार्मोनल व्यवधान और एंटीबायोटिक प्रतिरोध में योगदान करता है, और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण भी कई देशों में वो था, जिसके कारण इसे क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया गया या कम कर दिया गया। कर फिर भी अभी भी कुछ उत्पादों में पाया जा सकता है। यह ऐतिहासिक रूप से इन उत्पादों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जितना भी ऊपर नाम बताया गया, बाकी चीज में नहीं पाया जाता। आगे देखते हैं, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण, जिसको बोलते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म दिया है ना, आंसर है संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी जो होता है, और उसकी वाहक कौन होती है? जनरली स्त्रियां होती है, यानी माता होती है। से बच्चों में यदि माँ में माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन हो गया है तो वो असर जो है बच्चे में भी दिखा सकता है। तो इसका निदान करने के लिए क्या किया जाता है? ठीक है, तो इसके निदान के लिए किया जाता है, पहले ये समझ लेते हैं, प्राकेंद्रिक हस्तांतरण एक सहायक प्रजनन तकनीक है जिसे विशेष रूप से माइटोकॉन्ड्रियल रोगों को मां से बच्चे में जाने से रोकने के लिए विकसित किया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के ऊर्जा केंद्र होते हैं, इतना पता है सबको, और उनका अपना डीएनए भी होता है। ठीक है, जो केवल मां से विरासत में मिलता है। अंडे की कोशिका द्रव के माध्यम से ये क्या है, बच्चे में पहुंचेगा। कारण आपके डीएनए माता पिता दोनों से आता है और इसमें अधिकांश आनुवांशिक जानकारी होती है। यदि माँ के एम्प्टी डीएनए में हानिकारक उत्परिवर्तन है तो वह अपने बच्चे को माइटोकॉन्ड्रियल रोग दे सकती है। तो क्या किया जाता है प्रीनेटी प्रक्रिया में कि माता पिता के अंडे और शुक्राणु का उपयोग करके इन विट्रो निषेचन किया जाता है। तो यहाँ पे माता क्या है, यानी कि उसके माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन है। पुरुष तो इसका वाहक होता ही नहीं है, तो उसका शुक्राणु लिया जाता है। अब है कि एक दाता महिला, मतलब एक स्वस्थ महिला की माइटोकॉन्ड्रिया वाली जो है उसके अंडे को विदाता शुक्राणु के पिता के शुक्राणु से निषेचित किया जाता है। तो निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होगा। ठीक है, दोनों निषेचित अंडों अब जाइगोट बनेगा और उसमें प्रो न्यूक्लाई भी बनेगा। इनमें माता पिता या दाता के नाभ की डीएनए तो होगा ही, दो अलग अलग निषेचन में है, पर लेकिन अभी तक ये फ्यूज होकर एक पूर्ण नाभिक नहीं बने होते हैं। कर माता पिता की जाइगोट से प्राकेंद्रिक को सावधानी पूर्वक, तो ये मेन माता पिता, ठीक है, उसके जाइगोट से क्या है, प्रो न्यूक्लियाई को निकाल लिया जाता है। निकाल को उसको हटा ही दिया जाता है, एक तरह से समझेंगे, यहाँ पे हटा दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। इससे स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया वाला कोशिका द्रव्य क्या है उसमें बचा रहे। करे माता पिता के प्राकेंद्रिक को दाता के खाली किए गए जाइगोट में हस्तांतरित कर।
तो अब क्या है कि दाता के जाइगोट, अच्छा एक लाइन हमने लगता है पार कर दिया इसलिए समझने में दिक्कत हो गया। दाता के जाइगोट से भी क्या है, न्यूक्लियाई को हटा दिया जाता है और माता पिता से जो जाइगोट तैयार हुआ था उससे भी न्यूक्लियाई को हटा दिया जाता है, प्रोन्यूक्लियाई को। अब बोल रहा है कि माता पिता के जो प्राकेंद्रिक को दाता के खाली किए गए जाइगोट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो एक उधर से दूषित माता पिता से जो प्राकेंद्रिक को निकाला गया था, क्या होता है यहाँ पे जो स्वस्थ से जाइगोट बना था उससे भी इन्हें हटा दिया गया था, लेकिन ये प्राकेंद्रिक को उसमें ऐड कर दिया जाता है। कर परिणाम स्वरूप बना पुनर्निर्मित जाइगोट में माता पिता का नाभिकीय डीएनए और दाता के अंडे से स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कर इस जाइगोट को फिर गर्भ में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। इस प्रकार यह तकनीक संतान को नाभिकीय डीएनए के साथ जन्म लेने की अनुमति देती है। लेकिन माँ की दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया के बजाय दाता के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, जिससे माइटोकॉन्ड्रियल रोगों का संचरण रुक जाता है, इससे कभी कभी 3 पैरेंट बेबी तकनीक भी कहा जाता है। हालांकि अनुवांशिक योगदान बहुत असमान होता है। अधिकांश डीएनए माता पिता से आता है, केवल एम्प्टी डीएनए दादा से प्राप्त होता है। कर विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकता है? टर्म है प्रभावी रूप से कर सकता है। कर औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, ये तो हो सकता है। औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना इंटेलिजेंस का यूज करके, ठीक है, किफायती रूप में यूज करवाया जा सकता है एआई के माध्यम से, तो ये सही होना चाहिए। फिर सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना करना, तो एआई कहानियों की और गीतों की रचना कर लेता है, बट होता है कि गीत की रचना या कहानियों की रचना मानव के विवेक पे, उसकी कल्पना शक्तियों पे निर्भर करता है, ठीक है, जिस कारण से कहा जाता है कि उतना सटीक ये नहीं कर पाएगा, तो इसको क्या है यहाँ पे प्रभावी रूप से नहीं कर पाएगा, वही मान के चलेंगे, ये गलत किया गया है। रोगों के निदान में, ठीक है, तो ये एआई का उपयोग यहाँ किया जा सकता है, ठीक है। टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन, तो ये करता है। विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, तो बेतार संचरण करने के लिए एआई का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको रेगुलेट ये सब करने के लिए एआई का प्रयोग कर लिया जाए तो वो अलग बात है, बट यहाँ पे संचरण की बात होता है, एक माध्यम की बात कर रहा है, नहीं बेतार संचरण की बात कर रहा है, ठीक है। तो बेतार संचरण कोई माध्यम तो नहीं होता है, लेकिन जिस भी माध्यम से इसको किया जाता है वो एआई के माध्यम से नहीं होता है, ऐसा, तो ये गलत है। यहाँ पे 1, 3 और 4 सही होगा, ठीक है। तो जो गलत है उसी को देखते हैं। करें हाँ, वर्तमान एआई विशेष रूप से बड़े भाषा मॉडल जैसे GPT-3, GPT-4 आदि लघु कहानियों, कविताओं और गीत के बोलों से ही रचनात्मक पाठ उत्पन्न कर सकते हैं। एआई संगीत रचना उपकरण भी मौजूद है, यद्यपि सार्थक की व्यक्तिपरक प्रकृति और मानव स्तर की गहरी भावनात्मक अनुगुंज प्राप्त करने की सेवाएं बहस का विषय हो सकती है। एआई निश्चित रूप से ऐसे पाठ और संगीत बनाने में सक्षम है जो सुसंगत, रचनात्मक और अक्सर संदर्भ के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। एक और था वो देखेंगे जो गलत है। करा है विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण में नहीं, यह मुख्य रूप से एआई का कार्य नहीं है। वायरलेस पावर ट्रांसमिशन एक भौतिकी और इंजीनियरिंग चुनौती है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, अनुनाद और दक्षता से संबंधित है, जबकि एआई का उपयोग वायरलेस पावर सिस्टम के कुछ पहलुओं को अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है, जैसे बीम को निर्देशित करना या लोड को प्रबंधन करना। एआई स्वयं ऊर्जा संचरित करने का कार्य तो नहीं करता है। यह तकनीक भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित है, एआई पर नहीं। एआई इस क्षेत्र में प्राथमिक प्रवर्तक भी नहीं है, चलिए इसीलिए वही 3 सही हुआ। दृश्य प्रकाश संचार, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन। 4 क्रय तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो VLC जो होता है 375 से 780 नैनोमीटर वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्यों का उपयोग करती है। VLC को दीर्घ प्रकाशीय बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। 30 कथन VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है, ये सही है। VLC में विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण नहीं होता है, तो ये भी सही है। यहाँ पे 1, 3 और 4 सही, ऑप्शन सी है।
तो ये इसका रेंज है, ठीक है। तो बोल रहा है वीएलसी मुख्य रूप से एक अल्प राशि है, संचार तकनीक है, प्रकाश दीवारों जैसी बाधाओं से गुजर नहीं सकता है और सिग्नल की शक्ति की दूरी के साथ तेजी से कम हो जाता है, मतलब बेतार तो नहीं है, माध्यम चाहिए इसको। तो इसका उपयोग आमतौर पर एक कमरे या सीमित क्षेत्र के भीतर संचार के लिए किया जा सकता है। दीर्घ प्राची संचार के लिए रेडियो तरंगे या लेजर आधारित ऑप्टिकल संचार अधिक उपयुक्त होता है। ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है या भेज सकता है। दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम की तुलना में बहुत बड़ा, लगभग 10,000 गुना बैंडविड्थ प्रदान करता है। यह उच्च बैंडविड्थ वीएलसी को ब्लूटूथ जैसी तकनीकों की तुलना में सैद्धांतिक रूप से और व्यावहारिक रूप से बहुत अधिक डेटा दरों यानी कि गीगाबिट प्रति सेकंड तक पर डेटा संचारित करने की अनुमति देता है। गीगाबिट मतलब जीबी ना, हाँ, ये प्रति सेकंड 1 जीबी कह सकते हैं डेटा का संचालन में मदद कर देता है वीएलसी, जिसकी गति आमतौर पर मेगाबिट प्रति सेकंड रेंज में होती है। वीएलसी में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण आमतौर पर रेडियो आवृत्ति संकेतों के कारण होने वाले हस्तक्षेपों को संदर्भित करता है। चूंकि वीएलसी दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है या रेडियो तरंगों माइक्रोवेव या आरएफ संकेतों से होने वाले व्यतिकरण के प्रति संवेदनशील नहीं है, जो अक्सर वाईफाई या ब्लूटूथ जैसे आरएफ आधारित संचार प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। हालांकि वीएलसी अन्य प्रकाश स्रोतों जैसे सूर्य की रोशनी या अन्य तेज रोशनी से ऑप्टिकल हस्तक्षेप का अनुभव कर सकता है, लेकिन यह आरएफ ईएमआई से मुक्त होता है, मतलब विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण से मुक्त होता है। ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, अवलोकन कर सकता है, उन्हें देख सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता है। तो ये कथन को सही बताया गया है। ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। तो ब्लॉकचेन का माध्यम या संरचना का उपयोग सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में नहीं होता है, तो ये गलत। ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। तो ये सही है, बोल रहा है ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के भी विकसित किया जा सकता है। तो ये कथन सही है, देखते हैं आखिर क्यों है। फिर यह सार्वजनिक ब्लॉकचेन की एक प्रमुख विशेषता का वर्णन करता है। सार्वजनिक खाता पब्लिक लेजर लेन-देन का रिकॉर्ड नेटवर्क पर वितरित होता है और आमतौर पर किसी के द्वारा भी देखने योग्य होता है। कोई एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता है। ब्लॉकचेन विकेंद्रीकृत होता है। नेटवर्क के नियंत्रण और रखरखाव को कई प्रतिभागियों के बीच वितरित किया जाता है और लेन-देन को मान्य करने के लिए आम सहमति तंत्र का उपयोग किया जाता है। कोई एक इकाई पूरे सिस्टम को नियंत्रित नहीं करती है। हालांकि निजी अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन भी मौजूद है जहां निरीक्षण और नियंत्रण प्रतिबंधित हो सकता है, लेकिन यह कथन सार्वजनिक ब्लॉकचेन के सामान्य सिद्धांत का सटीक वर्णन करता है। ठीक है, ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। यह कथन गलत है। ब्लॉकचेन एक अंतर्निहित तकनीक है जिसका उपयोग सुरक्षित और पारदर्शी रूप से किसी भी प्रकार के डेटा के लेन-देन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी जैसे ब्लॉकचेन का पहला और सबसे प्रसिद्ध अनुप्रयोग है। इसका उपयोग कई अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, जैसे कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, पहचान सत्यापन में, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में, मतदान प्रणाली में, स्वास्थ्य रिकॉर्ड में, बौद्धिक संपदा प्रबंधन में, फिर है स्मार्ट अनुबंध में। ब्लॉकचेन के आधारभूत विशिष्टियों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति किया जा सकता है। यह कथन सही है। सार्वजनिक और अनुमति रहित ब्लॉकचेन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कोई भी उनके ऊपर एप्लीकेशन बना सकता है और
तैनात कर सकता है बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण से अनुमति मांगे। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इंटरनेट प्रोटोकॉल के समान है, जो किसी को भी उनके ऊपर निर्माण करने की अनुमति दे देता है। डेवलपर्स को केवल नेटवर्क के नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता होती है। तब आइए 6 से 10 क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम आर्टिकल पे आधारित रख के लाए हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर चलेंगे। फिर हाल ही में समाचारों में आए शब्द सेप एक्सोकैस का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है? सेप एक्सोकैस तो सबसे अच्छा वर्णन करता है एक एक्सोसोम आधारित मंच जिसका उद्देश्य होता है विशिष्ट कोशिकाओं और उत्तकों तक क्रिस्पर जीनोम संपादन घटकों को वितरण में सुधार करना। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सबसे अधिक किस प्रकार के विषाणु से जुड़ा हुआ है? तो ये भी हमने पढ़ा था, रेट्रोवायरस, जिसमें उल्टा काम होता है कि आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, इसीलिए यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम भी दिया गया है। इस प्रकार के विषाणु में होता है रेट्रोवायरस, इसमें आरएनए ही होता है और इससे डीएनए का निर्माण होता है, इसे जनरली यदि का निर्माण होता है। नाइट्रस ऑक्साइड लिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। कृषि गतिविधियां मानव जाति नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का प्राथमिक स्रोत है। इसके बारे में हमने पढ़ा था, जो पिछले दशक में कुल उत्सर्जन में 70% से अधिक का योगदान देती है। और साथ ही साथ में इसको उल्टा तरीके से और भी क्वेश्चन आता है कि पूछ दिया जाएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड का उत्पादन सबसे अधिक क्या होता है? व्हीकल का नाम दे देगा, औद्योगिक ये सब का नाम दे देगा, कृषि का भी दे देगा। तो कृषि से ही सबसे ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड क्या है उत्सर्जन होता है, ये ध्यान रखना है अपवाद के रूप में। जीवाश्म ईंधन और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के कारण यूरोप ने 1980 और 2020 के बीच नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे बड़ी वृद्धि का अनुभव किया है। ये साल भर के आसपास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वृद्धि नहीं अनुभव करके क्या है कमी अनुभव किया है, नहीं इसको उत्सर्जन में कटौती हुआ है। नाइट्रस ऑक्साइड ग्रह को यूरोप वाले क्षेत्र में, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रह को गर्म करने वाली गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन दोनों से अधिक शक्तिशाली है। तो ये क्या है बहुत सारे क्वेश्चनों में, और ये सब क्वेश्चन क्या है इम्पोर्टेंट है हमेशा, क्या है यही सब टॉपिक को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो हमने ये पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड तीनों क्या है हीट को ऑब्जर्व करते हैं, बट यदि उसमें कहें कि सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसके पास है, सबसे ज्यादा हीट को ऑब्जर्व कौन कर सकता है, मात्रा में तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद मीथेन है, उससे भी कम नाइट्रस ऑक्साइड है, बट जो सबसे कम है वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वही सबसे ज्यादा क्या है हीट को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद मीथेन करता है और सबसे कम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड करता है, और जस्ट उसके ऑपोजिट इसकी क्या है मात्रा इस गैस होती है। तो ये सही हो जाएगा, सिर्फ दूसरा गलत है, 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन सी। हाल ही में रुहा राष्ट्रीय उद्यान समाचारों में था, यह निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से संबंधित है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, इसीलिए इसको साइंस में रख सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट सबसे क्वेश्चन तो आता ही है। तो रुहा राष्ट्रीय उद्यान तंजानिया में पड़ता है, और ये तंजानिया को बोल सकते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिसमें अफ्रीकी हाथी ये सब पाया जाता है, शेर, चीता, तेंदुआ ये सब का संरक्षण किया जाता है। अबाध भी तो हो सकता है, वेटलैंड ये सब हो सकता है। ठीक है, आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अति शोषक बहुलक, जिसके बारे में हमने पढ़ा था आर्टिकल्स में, इस शनिवार को हमेशा रहता है, का उपयोग डायपर और सैनिटरी पैड में किया जाता है, तो ये सही है। ठीक है, एसएपी बोली गया अति शोषक बहुलक। एसएपी अपने वजन से 300 गुना अधिक तरल पदार्थ सोख सकता है। मान लेते हैं उस एसएपी का क्या है भार 1 ग्राम है, ग्राम तक पानी को ऑब्जॉर्व कर सकता है, यही तो कर सकते हैं 300 गुना। सैप जल अणुओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए सोडियम आयनों का उपयोग करता है, ये भी सही है, ये भी सही है। सैप कृत्रिम रबर से प्राप्त होता है, ये गलत है, ये एक्रिलिक करके एक बहुलक होता है। ठीक है, बहुलक जो होता है प्राकृतिक भी होता है और
क्या होता है, कृत्रिम भी होता है, तो ये कृत्रिम ही है, बट ये रबड़ का टाइप नहीं है। तो ये प्राप्त होता है, जिसके कारण केवल 3 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने देख लिया साइंस से 10 क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल साइंस के आर्टिकल्स के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसी प्रकार से हमारे वीडियो पे बने रहें। ठीक है, धन्यवाद।